दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या भारत बिना बजट के चल रहा है? यानी पता ही नहीं है कि पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां लगाना है। ऐसी स्थिति बन गई है कि जहां से भी पैसा मिल सकता हो और सरकारी खजाने में वो पैसा डालकर सरकार के ऊपर खर्च किया जा सकता हो, यही बजट है क्या? आप कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि एक बजट तो बाकायदा बनाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसे संसद में रखा और संसद ने उस पर मुहर भी लगाई। यकीनन 23 मार्च 2020 को संसद ने जिस बजट को पास किया था, सिर्फ 4 महीने बीते हैं और सच यह है कि वह बजट 4 महीने में फेल हो चुका है। और सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि किसी भी तरीके से कहीं से भी पैसे वो जुगाड़ कर ले और उन पैसों को किसी तरीके से सरकार का अपना सिस्टम चलता रहे, उस पर वो खर्च कर सके। यह भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। यानी बजट नहीं है, यानी प्लानिंग कुछ भी नहीं है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? जीएसटी का पैसा कम हो गया, इनकम टैक्स का पैसा कम हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स का पैसा कम हो गया, एक्साइज ड्यूटी का पैसा कम हो गया। टैक्स द टैक्स के जरिए जो इस देश के भीतर में पैसे का जुगाड़ सरकार करती है, वो लगभग 24 लाख करोड़ का होता है। इसके अलावा जो बाकी 6 लाख करोड़ के पैसे जुगाड़ का होता है, वो सिर्फ हवा में होता है। और इन 24 लाख करोड़ में भी सेंध ऐसी वैसी नहीं लगी है और स्थिति ऐसी वैसी नाजुक नहीं हुई है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि सरकार के पास पैसा है ही नहीं। यहां पर हम आपको सारे तथ्यों के साथ चीजों को सामने रखें और यह बताने की स्थिति में आए कि दरअसल इस देश में बजट कैसे फेल हो चुका है। यहां तक कि सरकार के पास राज्यों को जो जीएसटी का पैसा देना होता है, वह भी उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है। वित्त सचिव अपने तौर पर कह रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी, जो फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट बनाता है, उसके फिलहाल चेयरमैन जयंत सिन्हा है, वह भी आपस में बैठकर कर रहे हैं पैसा है नहीं तो पैसा कैसे देंगे। हम इन बातों पर जाए उससे पहले 2 बातों पर गौर कर लीजिए। एक, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि अगर इस देश में वह सरकार नहीं चला पाएगी, इस देश की वित्तीय स्थितियों को नहीं संभाल पाएगी, तो वह देश को बेचना शुरू कर देगी, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचेगी, जो कर्ज लेने वाले हैं उनके लिए कर्ज माफ कर देगी? यह स्थिति का जिक्र तो कभी नहीं था। बैंकों का मर्जर कर देगी, बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेचने का जिक्र कर देगी। यानी जनता की मेहनत की कमाई और इस देश के मेहनत पसीने की कमाई, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिके हुए वो पूरे इंस्टीट्यूशंस को कोई सरकार 5 साल के लिए आती है तो कैसे बेच सकती है? चलिए 5 नहीं 10 साल के लिए भी आती है तो वो कैसे बेच सकती है? क्या उसको ये अधिकार जनता ने दे दिए हैं कि इस देश की संपत्ति को आप बेच दीजिए? हम इस बात पर आए और किस तरीके से इस देश में ये सब कुछ हो रहा है, जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक स्थिति को परखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले जिक्र भारत पेट्रोलियम का करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी 2000 कर्मचारियों को वीआरएस देने की तैयारी है। बीपीसीएल वो कंपनी है जो अपने तौर पर पिछले 5-7 सालों का मुनाफा देखिएगा तो वह 8000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा नेट प्रॉफिट कमाती है, लेकिन उसको बेचकर किसी भी हालत में 54,000 करोड़ रुपए आ जाएं, इसके लिए वह बेचने को तैयार है प्रॉफिट वाली कंपनी को। और उसके लिए कौन सामने खड़ा है? उसके लिए रिलायंस सामने खड़ा है, उसके लिए सऊदी की कंपनी अरामको सामने खड़ी है, उसके लिए अमेरिका की टॉप मोस्ट पेट्रोलियम कंपनी है वह भी खड़ी हुई है। यह कंपनियां भारत के प्रॉफिट वाली कंपनी को क्यों नहीं खरीदेगी? लेकिन आप बेच क्यों रहे हैं? 2000 कर्मचारियों को जो वीआरएस की तारीख खोली गई है, वह 13 अगस्त को बंद हो जाएगी। 23 जुलाई को खोला गया। जिसे अप्लाई करना है कर दे, क्योंकि आने वाले वक्त में यानी 30 सितंबर तक डेट निर्धारित की गई है। भारत सरकार के पास जो 53% स्टेक है उसको वो सेल कर देगी। तो प्राइवेट वाले क्या करेंगे नहीं करेंगे, पहले से हम आपको वीआरएस दे देते हैं, आपको चाहिए तो ले लीजिए। यह स्थिति पहली है। दूसरी स्थिति, इस देश के भीतर में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स थे वह डिले हो रहे हैं। 403 प्रोजेक्ट का हम जिक्र करेंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के जरिए जो चीजें सामने आई है, उनको डिले होने की वजह से कॉस्ट जो है वह तकरीबन 4,05,000 करोड़ बढ़ गया है। यह बोझ कौन उठाएगा? क्या आने वाले वक्त में दूसरी सरकार उठाएगी, या ये सरकार के पास कोई दूसरा विजन नहीं है? नहीं पता है, क्योंकि 1701 प्रोजेक्ट जो इस दौर के इस मोदी गवर्नमेंट के थे, उसमें जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो तकरीबन 20,66,771 करोड़ की थी। लेकिन आज की तारीख में वो चूंकि प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी कीमत 20 लाख करोड़ से बढ़कर 24,71,000 करोड़ पहुंच गई है। कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं पता है, क्योंकि बजट हमारा सिस्टम उस रूप में काम नहीं कर रहा है। स्थिति इतनी बढ़ रही, इतनी ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है कि जो जनता का पैसा होता है, चाहे वो एलआईसी में हो, चाहे पेंशन प्रोविडेंट फंड में हो, दोनों जगहों पर नाजुक है स्थिति। एलआईसी में जमा पैसा, स्थिति आ गई है कि एलआईसी का एनपीए जो है, जिसको हम लोग बैड लोन कहते हैं, जो वापस पैसा लौटता नहीं है, वो 8.17% पहुंच गया है। इससे भी नहीं समझ पाएंगे आप। 36,694 करोड़ रुपए एलआईसी का पैसा जो जनता का जमा होता है, वह उसने कंपनियों को दिया और वहां से वो नहीं लौटेंगे। ये बैड लोन की स्थिति आ गई है और ये 36,000 करोड़ पहुंच चुका है, जो एलआईसी की स्थिति है। पहली बार जो प्रोविडेंट फंड जमा करते हैं उनकी स्थिति कितनी नाजुक है।
इस देश के भीतर में प्रोविडेंट फंड जमा करने वाले अगर सभी लोगों को आप मिला भी दीजिएगा, जितनी बड़ी तादाद में है, तो तकरीबन 6 करोड़ लोग प्रोविडेंट फंड को जमा करते हैं, जिसको ईपीएफओ कहते हैं। और तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपया इनका जमा होता है। जो इनका जमा होता है, कंपनी वाले पैसा देते हैं या गवर्नमेंट पैसा देती है, वो जमा। स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि इस 4 महीनों के भीतर ही 80 लाख खाता धारकों ने 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए। इसको और सरल कीजिएगा तो 74% ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपने पीएफ का पैसा नहीं निकालते, क्योंकि इनकी कमाई हर महीने में 15,000 से भी कम है। लेकिन 74% इनमें से जो लोग थे, उन्होंने अपना पीएफ का पैसा निकाल लिया। 50,000 से ज्यादा कमाई वालों में सिर्फ 2% है, और 15,000 से ज्यादा लेकिन 50,000 से कम लगभग 24% लोगों ने पैसा निकाल लिया। इसका मतलब उनके पास आने वाले वक्त में कैसे जीना है, पैसा नहीं है। पैसा जमा था भविष्य के लिए, जो प्रोविडेंट फंड था, वहां से पैसा निकालने की जरूरत आ गई। स्थिति इतनी बिगड़ी कि जो बीमार हो गए, उन्होंने भी पैसा निकालना शुरू किया। और इस देश के भीतर में 50 लाख खाता धारक ऐसे हैं जिन्होंने मेडिकल के लिए पैसा निकाला है, तकरीबन 22,000 करोड़। और ये जो कोविड का संकट पड़ रहा है, इसमें 30 लाख खाता धारकों ने 8,000 करोड़ रुपए पैसे निकाल लिए। अब स्थिति सोचिए कितनी नाजुक होती चली जा रही है। और इन सब के बीच सच एक यह भी है कि दुनिया भर में जो भारत के लोग जो काम करते हैं, हर जगह से उन्हें वापस आना पड़ रहा है। भारत में काम नहीं है, और जो वो पैसा भेजते थे उसमें कमी आई। जो शहरों में काम करते थे, गांव पैसा भेजते थे, उसमें कमी आई। और स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसा लगभग 25% कम हो गया सिर्फ इस 4 महीने के भीतर में। यानी इससे पहले जो पैसा आता था वो तकरीबन $76 बिलियन का था, वो घटकर $55 बिलियन हो गया। और यहां से जो अलग अलग शहरों से गांव पैसा जाता था, उसमें जो कमी आई है वो सिर्फ 82% की है। 82% लोगों के पास से काम छूट गया, तो गांव पैसा कैसे भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, खुद ही गांव लौट गए। तो 82% का पैसा वहां पर जाके खत्म हो गया। हम इन बातों का जिक्र बेसिक लाइन इसलिए खींचना चाह रहे थे जिससे आप समझ पाए कि ये सरकार का बजट क्यों फेल हो गया। क्योंकि इस सरकार ने जो बजट पेश किया था, निर्मला सीतारमण ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, और प्रधानमंत्री की मोहर थी और पीठ ठोकी थी, वह 30,42,000 करोड़ का बजट था। टोटल कहिएगा तो 30,42,230 करोड़ रुपए। लेकिन सरकार के पास जो पैसे आते हैं और सरकार जो अपने ऊपर खर्च करती है, आपको जानकर हैरत होगी, सारा पैसा टैक्स का ही खर्च होता है। इसके अलावा कोई खर्च नहीं होता है। और अब लोगों के पास तो टैक्स देने का पैसा नहीं है, जीएसटी कैसे भरेंगे, मार्केट रुक गया है। उसके जरा आंकड़े देखिए और गौर कीजिए तो बजट क्या मायने रखता है। इस 30 लाख करोड़ में से जो पूरा का पूरा बजट है, इसमें हम लोग टैक्स के जरिए तकरीबन 24 लाख करोड़ देते हैं। आप कहेंगे हैरत की बात है, और कोई कमाई नहीं है सरकार की? नहीं है कमाई। जीएसटी के जरिए 6,90,500 करोड़ सरकार के पास आते हैं। इनकम टैक्स के जरिए 6,38,000 करोड़ रुपए आते हैं। यह दिखाया गया है बजट में। जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है वह भी तकरीबन 6,81,000 करोड़ का है। एक्साइज टैक्स लगभग 1,24,000 करोड़ का है। इसके अलावा जो सेस वगैरह भी लिया जाता है, जिसमें रोड टैक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है, यह भी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का है। और अलग कुछ सेस जो होते हैं वो एक अलग है, जिसमें 0.5% इसमें दे दीजिए, स्वच्छता में दे दीजिए, वह 16,500 करोड़ अलग है। जनता ही पैसा दे रही है। कस्टम भी जनता ही दे रही है, वह 1,38,000 करोड़ रुपए वह भी अलग से आते हैं। और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनसे भी टैक्स लिया जाता है, तकरीबन 7,500 करोड़ का। इनको जब जोड़िएगा तो लगभग 24 लाख करोड़ बन जाते हैं। लेकिन सरकार कहती है इसमें से हम तो राज्यों को भी देते हैं तकरीबन 7 लाख करोड़। इस 4 महीने में वह भी फेल हो गया, क्योंकि जानकारी निकल कर आई कि पहली तिमाही में, यानी अप्रैल, मई, जून में जितना पैसा आना चाहिए था, अगर इसका देश को अगर मतलब एक साल को अगर आप 4 हिस्सों में बांट दें, 3-3 महीने के एक तिमाही, तो अप्रैल, मई, जून में 25% पैसा आ जाना चाहिए था। लेकिन पैसा आया है सिर्फ 6.84%। आप कहेंगे रकम क्या है? रकम टोटल आई है 1,53,851 करोड़। और इसमें जो टैक्स का पैसा है, ये जो राजस्व आया है, इसमें जो टैक्स का परसेंटेज होता है वह 80% प्लस में होता है। आप कहेंगे कितना होता है? तो ये होता है, सोचिए, 1,53,000 करोड़ में से जो सरकार की आमदनी हुई है, उसमें से 1,34,882 करोड़, 822 करोड़ ये टैक्स का पैसा है। वो जीएसटी का हो, इनकम टैक्स का हो, कॉर्पोरेशन टैक्स का हो, एक्साइज टैक्स का, ये सारे पैसे टैक्स के जरिए हैं। सरकार की और कोई कमाई नहीं है। सरकार ने अपने तौर पर जो कमाया इस दौर में, आप कहेंगे वो कितनी कमाई हुई, यह भी बता दीजिए। सिर्फ 19,029 करोड़, यही कमाई सरकार की है। यानी सरकार अपने तौर पर चीजें डेवलप कर ही नहीं पाती है। और राज्यों की स्थिति आ गई है कि अब वो राज्यों को पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है। स्थिति देखिए, सोमवार के दिन, इसी बीते सोमवार में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम जीएसटी का बकाया राज्यों में दे रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। कितना रिलीज कर रहे हैं? 13,806 करोड़, 13,806 करोड़। लेकिन बकाया कितना है जो आप नहीं दे रहे? इनके पास ये पुराना बकाया था जो इन्होंने जारी किया, 13,000 करोड़ रुपए। जो नया बकाया है इनके पास पैसा देने के लिए नहीं है। और इसके लिए जो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है अजय शंकर पांडे, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन है जयंत सिन्हा साहब, जो इससे पहले फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर हुआ करते थे, ये दोनों जब बैठे तो इन्होंने कहा कि पैसा तो है नहीं, तो 4 महीने का पैसा कैसे दे पाएंगे जो बीत चुका है। पंजाब सरकार ने कहा अगर 4 महीने का पैसा जो हमारे पास आप देते हो, उससे तो हम 2 महीने की सैलरी दे पाते हैं, सैलरी रुक जाएगी।
केरल सरकार ने अलग कहा, बिहार सरकार ने कहा महाराज पैसा ही नहीं दीजिएगा तो। एक तो बिहार सरकार बहुत कम पैसा देती है, जीएसटी का बहुत कम पैसा आता है, इनकम टैक्स का बहुत कम पैसा आता है, उसका रेशियो कम है, लेकिन वहां स्थिति और नाजुक है। तो बिहार सरकार के भी हाथ पांव फूले हुए हैं, अगर केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया तो कैसे देंगे, सैलरी कैसे देंगे कर्मचारियों को। फेल स्थिति यहां तक होने की आई है। लेकिन इसका दूसरा सच यह है कि दरअसल इन सब के बीच सरकार जो अपने ऊपर पैसा खर्चा करती है वह भी देखने की बात है। लेकिन जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सरकार बाकी पैसे का जुगाड़ क्यों नहीं करती, अगर टैक्स बंद हो जाएगा तो सरकार के पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो बाकी उसने दिखलाए हैं, जिसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, वह जो दिखाया गया है उसमें जो बैंकों पर एनपीए है, जो पैसा आएगा नहीं, उसमें सरकार ने इस बजट में दिखा दिया कि हम 5,14,870 करोड़ रुपए ले आएंगे। आपका सवाल होगा पहले 4 महीने में कितने आए, तो पहले 4 महीने में सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए आए हैं, यानी 5,14,870 करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए उनको वसूलना है, आए कितने अभी 20,000 करोड़ रुपए। यह हालत है। इतना ही नहीं, जो अलग अलग तरीके से इन्होंने जहां भी दिए, और एलआईसी की स्थिति हमने बता दी कि 36,000 करोड़ तो वह भी डूब गया है, उसका नहीं आया। लेकिन सवाल है कि इतने बड़े तौर पर इन्होंने यह भी दिखाया कि हम डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 2,10,000 करोड़ रुपए ले आएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब इसी देश की कंपनी जो सरकार के मातहत चलती है, जिसमें बीपीसीएल भी है, जिसमें एयर इंडिया भी है, जिसमें एलआईसी भी आएगा, एलआईसी के भी शेयर ये बेचकर 70,000 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं। खरीदार फिलहाल कोई नहीं है, पैसा देने की स्थिति में कोई नहीं है। सिर्फ इस देश में 2 ही लोग तो हैं जिनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, जिनका टर्नओवर बढ़ रहा है। कोई दुनिया भर में दूसरे नंबर का रईस है, कोई दुनिया भर में 10वें से 12वें नंबर का रईस है। वह 2 लोग सरकार के नजदीक के हैं। हम इस पर आए उससे पहले और समझिए, यह बजट इसलिए भी फेल है क्योंकि सरकार ने अपने तौर पर जिन जिन योजनाओं का खर्च किया था, अब उसके लिए पैसा देने की स्थिति में वो नहीं आ पा रही है। सरकार ने अपने तौर पर ऐलान किया था प्रधानमंत्री आवास योजना में हम पेमेंट करेंगे, मंत्रालय और जो इंटरनल मिनिस्ट्रीज है उसमें पैसा देंगे, कहीं पर कोई जिक्र नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र में, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट में 91,000 करोड़ देना था, नहीं दे पा रहे हैं। पेट्रोलियम नेचुरल गैस में 42,000 करोड़ का जिक्र था, नहीं दे पा रहे हैं। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की जो बात थी कि जिसके जरिए रियल एस्टेट को जागृत करेंगे, 21,488 करोड़ रुपए, नहीं दे पा रहे हैं। खाद पे सब्सिडी के जरिए जिक्र था कि 71,000 करोड़ का जिक्र करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर पर अलग से जिक्र किया गया था 1,19,000 करोड़, नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे पे 70,000 करोड़ रुपए देने थे, नहीं दे पा रहे हैं। अब तो रेलवे को भी बेचने की स्थिति में आ गई। लेकिन कोई कमी नहीं आ पा रही है सरकार के अपने खर्चे में, क्योंकि सरकार जो अपने तौर पर पैसा देती है, जिसमें वेतन है, तमाम सुविधाएं हैं और जो भी मेंटेनेंस होती है, जो बड़ी बड़ी इमारतें आप देखते हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पीएमओ देखते हैं, कृषि भवन, इन सबको देखते हैं, इनका मेंटेनेंस भी होता है। इन सब का खर्चा 4,27,499 करोड़ रुपया है। ये पैसा खर्च हो रहा है। गवर्नमेंट अपने ऊपर जो खर्च करती है, गवर्नमेंट की स्कीम पर जो खर्च हुआ है वह तकरीबन 8,31,825 करोड़ का, यह भी अब नहीं दे पाने की स्थिति में आई है। लेकिन इन सब के बीच में सरकार ने अच्छा काम यह किया था कि हम स्कीम का जिक्र करें उससे पहले यह जरूरी है कि जो मंत्री होते हैं और जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, उनके जो वेतन मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, उसको बढ़ा दिया था इस बजट में। पिछले साल 2019-20 में यह तो था तकरीबन 454 करोड़ का था, 454 करोड़ था। लेकिन संयोग से खर्च पिछली बार जो बजट में रकम निर्धारित उससे ज्यादा कर दिया, 594 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो इस बार क्या किया इन्होंने कि कहा कि हम पहले से ही बढ़ा देते हैं। तो इस बार इन्होंने 768.83 करोड़ यानी 768.83 करोड़ रुपए यानी 312 करोड़ रुपए पिछली बार की तुलना में बढ़ा दिए, यानी 80% का इजाफा। ना भारत में किसी ब्यूरोक्रेट का हो सकता है, ना किसी इंस्टीट्यूशन में किसी का हो सकता है, ना किसी कॉर्पोरेट का हो सकता है। किसी भी देश में 1 साल के भीतर में 80% का हर कर्मचारियों का इजाफा हो जाए, असंभव सी चीज है। लेकिन मंत्रियों के वेतन भत्ते सुविधाओं में यह बात आई और बजट में जिक्र किया गया। लेकिन अब हाथ पांव फूले हुए हैं कि पैसा तो है नहीं। और जिन स्कीमों का जिक्र किया था एक के बाद एक, उसमें इस बात का जिक्र था स्वच्छता मिशन पे 12,294 करोड़ खर्च करने के, नहीं कर पा रहे हैं। आवास योजना पे 27,500 करोड़ खर्च कर देंगे, नहीं कर पा रहे हैं। हेल्थ जो ग्रामीण इलाके का हेल्थ है उसको लेकर था लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी का जिक्र था, 11,500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, नहीं है पैसा, नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्ट सिटी अमृत योजना के तहत 13,700 करोड़ नहीं खर्च कर पा रहे हैं। यानी किसी भी स्थिति में आएंगे, एक मिड डे मील का यहां जिक्र करने का जरूरत है, जिसको 11,000 करोड़ रुपए देने का जिक्र था। उसके लिए ऐलान किया गया था कि इस बंद के दौरान जो छुट्टियां होती हैं उसमें हम लोग डालेंगे और 1,600 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट आएगा। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, ये सिर्फ ऐलान किया गया, पैसा राज्यों को नहीं मिला है। मिड डे मील कैसे, मिड डे मील भी नहीं बट रहा है जो बच्चों को बंटता है। इस देश के लगभग 12 करोड़ बच्चों को जो मिड डे मील मिलता है, उसका एवरेज निकालिएगा तो सिर्फ 1% से ज्यादा बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा है, पैसा ही नहीं है। ये एक स्थिति है। इन स्थितियों का अध्ययन करते करते आपके जहन में आएंगे, जब बजट नहीं है और स्थिति इतनी विकट हो गई है, तो फिर सरकार इस देश को बेचने की स्थिति में आ गई है, तो इसको रोका कैसे जाए और इन स्थितियों को समझा कैसे। हमें लगता है कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस वक्त यूं ही रियासतें थी इस देश के भीतर में, 564 रियासतें थी या 66 रियासतें थी टोटल।
562 रियासतों ने तो स्वच्छता से कहा था भारत में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा याद कीजिए तो जूनागढ़ ने मना कर दिया था, कश्मीर की रियासत ने मना कर दिया था, भोपाल की रियासत ने मना कर दिया था, हैदराबाद की रियासत ने मना कर दिया था। लेकिन वो सरदार पटेल थे, उन्होंने कहा था देश पहले, देश के भीतर रियासतें नहीं चलेंगी, और फिर सबको एक एक करके शामिल किया। इतना ही नहीं, रियासतों ने, इनके पास जो जमा पूंजी थी 1962 के वार में, इन्होंने बड़ी तादाद में पैसा भी दिया था। लेकिन मौजूदा वक्त में रियासतें तो है नहीं, कॉर्पोरेट है। और इस देश के कॉर्पोरेट का एक हाल देखिए, कितनी रईसी है इस देश के भीतर की इकोनॉमी जब डामाडोल है। जीएसटी लगभग 41% नीचे चला गया है, इनकम टैक्स लगभग 37% नीचे जा चुका है, हर चीज नीचे चली गई है। लेकिन इनकी स्थिति क्या है, हमको लगता है एक डाटा आपको और बता देते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में रिलायंस का जो अपना कैप है, जो उसकी अपनी जो टर्नओवर और पूरा का पूरा है, वह भारत के सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो अपनी जो जीएसडीपी कहते हैं, जिसको जिनकी अपनी संपत्ति है, जो जीएसडीपी है, उसमें वह 5 के नीचे 6ठे नंबर पर है। यानी इस देश के लगभग 23 राज्य जो है, 23 राज्यों से ज्यादा एक कंपनी का अपना टर्नओवर है। और ये गजब की स्थिति है। जैसे महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है, 26.3 लाख करोड़ का है उसका, तमिलनाडु 18.5 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश 17.9 लाख करोड़, कर्नाटक 16.9 लाख करोड़, गुजरात 15 लाख करोड़, और रिलायंस का है 13.1 लाख करोड़। फिर वेस्ट बंगाल आता है 12.5 लाख करोड़, फिर उसके बाद राजस्थान आएगा 10.2 लाख करोड़। वो सब नीचे हैं, सिर्फ 5 राज्य ही ऐसे हैं जो रिलायंस से भी ऊपर हैं। तो ये देश भी वही है, देश के प्रोडक्ट्स के, उनके प्रोडक्ट भी देश के भीतर हैं, उन प्रोडक्ट्स के कंज्यूमर भी देश के भीतर के लोग हैं। फिर ये कौन सी स्थिति है कि सब कुछ उन हाथों के हवाले किया जा रहा है? तो क्या इस देश को आने वाले वक्त में एक सरदार पटेल नहीं चाहिए जो इन रियासतों को खत्म करके इनकी पूरी संपत्ति को देश की संपत्ति में मिला दे, या उनको संपत्ति बनाने की इजाजत दे दे? और हमारी पॉलिसी ऐसी होती है कि जो कोई दूसरी भी सरकार आएगी वह भी इन पर आश्रित हो जाएगी। सरकारें बदलती रहती हैं, अपने तौर पर चलती चली जाती है, और फिर सब आश्रित हो जाते हैं और उसी के आधार पर चलते चलाते। लेकिन कोई तो चाहिए इस देश के भीतर में, एक सरदार पटेल नई परिस्थिति में नए तरीके से चाहिए, जो इन रियासतों को खत्म कर सके, जो कॉर्पोरेट की रियासतें हैं, और इस देश के इंस्टीट्यूशन को पैदा कर सके। उसके लिए एक इंदिरा गांधी सरीखा चाहिए, जिसने की सारी चीजें नेशनलाइज की थी। खादान में शोषण होता था, उसको नेशनलाइज किया। बैंकों में पैसा लूट कर ले जा रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज मानकर, जो अलग अलग ट्रस्ट थे या जो अलग अलग प्राइवेट लोग थे, उनको नेशनलाइज किया। हर चीज को नेशनलाइज किया इस देश के भीतर में, एक के बाद एक भर दिया गया पूरा, कि इस देश के भीतर में पब्लिक सेक्टर के उपक्रम काम करेंगे, लेकिन उनको बेचा जा रहा है। तो आपने मैनिफेस्टो में तो लिखा नहीं था कि हम बेचेंगे, और आपको यह अधिकार किसने दे दिया है? इस देश की जनता ने यह अधिकार तो नहीं दिया है कि इस देश के सार्वजनिक उपक्रम को आप बेच दीजिए। ये कहते हुए बेच दीजिए कि अब इसके बगैर नहीं चलेगा, क्योंकि बजट आपने यही बनाया था, तो बजट तो फेल हो गया, तो आप भी फेल हो गए। तो फिर इसका मतलब है ये देश भी आपकी वजह से फेल हो जाए, या आप ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दें देश को। यह स्थिति इस देश की है, गंभीरता समझिए इसकी इजाजत यह देश नहीं दे सकता है कि इस देश की संपत्ति को निजी हाथों में बेचकर उनकी रियासतों के अंदर में यह देश जीने लगे। यह स्थिति हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।